अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 5 से है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की। और ये है लेडर न्यूमेरिकल, जिसके अंदर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फुलफ़िल होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन अप्लाई होंगी, बट पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 भी है, अब अगर आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में है यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ एल। एक यूनिफॉर्म लैडर है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है कि जो भी बॉडी बनाई जाएगी, मैं एक बॉडी यहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ, ये उस वक्त तक यूनिफॉर्म नहीं है जब तक मैं इसका वेट इसके सेंटर से लाइन ना करा दूँ। ओके, हर वो बॉडी जिसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी बॉडी के ऊपर, इसका मतलब उसका वेट एग्जैक्टली उसके सेंटर पॉइंट, या कह सकते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली उसके सेंटर पॉइंट पे मौजूद होता है। तो यूनिफॉर्म कहने का बस इतना सा ही मतलब है। तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म लेटर एल, जिसकी लेंथ एल बताई हुई है, उसका वेट 50 न्यूटन है, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। तो उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं ताकि इसका डाटा बनाने में आसानी हो जाए हमें। ये है आपके पास स्मूथ वर्टिकल वॉल, जो कि ऑब्वियसली एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी को दिखाने के लिए आपने ये शेडिंग करनी पड़ती है। और ऑब्वियसली लैडर रखी गई है तो बेस भी होगी। अच्छा जी, तो लैडर को आपने वर्टिकल वॉल के साथ इस तरह से अटैच करके रख दिया है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपके सामने बन रही होगी। वो कह रहे हैं कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड द ग्राउंड इज़ 0.4, जब लैडर और ग्राउंड इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है, एक दूसरे को कांटेक्ट में होंगे, तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास 0.4 होगा। फाइंड द मिनिमम एंगल विच इज़ थीटा मिनिमम सच दैट द लैडर मे नॉट स्लिप। वो कह रहे हैं कि वो एंगल बताइए कि मिनिमम एंगल कि कितने एंगल तक लैडर स्लिप नहीं करेगा इसी कंडीशन के अंदर। तो बेसिकली हमने थीटा मिनिमम फाइंड आउट करना है। अब जो जो हमने यहाँ पे सुन लिया है, ज़रा उसको हाँ लिख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया लेंथ ऑफ लैडर। अगर मैं डाटा बनाने जाऊँ तो आपके पास लेंथ ऑफ लैडर जो है उसको कैपिटल एल कहा गया। कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करना है। वेट ऑफ लैडर आपके पास 50 न्यूटन है, विच इज़ डब्ल्यू। सही है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको आप म्यू कहते हैं, इट इज़ 0.4 और इसका कोई यूनिट नहीं होता। फाइंड आउट क्या करना है, थीटा मिनिमम। ओके, तो गिवन फ़िलहाल आपको ये चीज़ें हैं, बट आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसी डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें खुद से बनानी है, मेंशन करनी है। वन बाय वन हम उसको ड्रॉ भी करेंगे। सबसे पहले तो जो चीज़ मेंशन है यहाँ पे वेट, तो हम यहाँ पे वेट इसका सेंटर से लाई कर देते हैं। सेंटर से ही क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है, तो आपने सेंटर से एक वेट का वेक्टर लाई कर देना है, तो इट इज़ डब्ल्यू। ओके, बाकी आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्राइंगल बन रहे हैं कुछ, तो उन ट्राइंगल्स को नाम देना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको बाद में मेंशन किया जा सके। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए हो जाएगा। ओके, इसको मैं बी कह देता हूँ। ये पॉइंट आपके पास, अच्छा सी नॉर्मली सेंटर को बनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे सेंटर को सी बना रहा हूँ। बाकी आप जो अल्फ़ाबेट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जिस तरह से ही बनाना चाहें। इसको मैं कह देता हूँ डी, और इस पॉइंट को जहाँ पे वेट का वेक्टर कट कर रहा है बेस को, मैं इसको कह देता हूँ ई। ओके, अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें हमें इधर मेंशन करनी होंगी या पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जहाँ पे लैडर फोर्स लगा रहा होगा किसके ऊपर,
इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है लैडर, लैडर लगा रहा है फोर्स वॉल के ऊपर, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, तो उसको हम आर से डिनोट करेंगे। दूसरी जगह पे लैडर वेट की वजह से दो तरह के फ्रिक्शन को जनरेट करवा रहा है। ओके, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। ये दोनों रिएक्शंस हैं लैडर के जब वो ज़मीन के ऊपर अपने फोर्स लगा रहा है वेट की सूरत में। सेट है। और ये रहा वो एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है कि ये मिनिमम कितना होना चाहिए। तो इसमें मज़ीद और भी बहुत सारे हमें काम करने, टाइम टू टाइम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। डायग्राम के अंदर हमें एक चीज़ और ड्रॉ करनी है, वो जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमारे पास कुछ नई और चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आर। आर आपके पास रिएक्शन ऑफ वॉल है, सही है। मैं इसको वॉल रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। एच आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सही है, ग्राउंड की तरफ से रिएक्शन। ये देखो एंगल से फोर्स लग रही है, तो हमें एक इजी वे फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जिस एंगल पे फोर्स लग रही है उसी फोर्स के रिएक्शन को हमने कंपोनेंट में तोड़ दिया है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सही है, और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट किसका, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड का कंपोनेंट वर्टिकल, इसका नॉर्मल रिएक्शन का, ग्राउंड के रिएक्शन का, सही है। ओके, तो डायग्राम में आपके लिए बनी रहने दूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने डाटा के फॉर्म में बनाई है, मैं इसको यहाँ से गायब कर रहा हूँ ताकि हम फर्दर अपनी डेरिवेशन न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर सकें। तो डाटा हमारा बन चुका है, सही है। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने, जहाँ पे हमें फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करने हैं। ओके, हमारा एम है हमें थीटा फाइंड आउट करना। उससे पहले हमें सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, सही है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो होता है F ओवर R, ये जनरल फॉर्मूला है। ओके, F का मतलब है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी, जो कि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है, सही है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स है। और दूसरा है आपके पास R, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन वेट के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखें वेट वर्टिकल है ऑब्वियसली, और वेट हमेशा वर्टिकल ही होता है। तो R हमेशा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, सही है। और F हमेशा आपके पास जो कि फ्रिक्शन है, मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बात कर रहा हूँ, F हमेशा आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन रहेगा, जिसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से रिकॉल है चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया था। ओके, अगर हम आगे बढ़ें तो हॉरिजॉन्टल के लिए म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा H, और वर्टिकल के लिए म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा V। ओके, इसी को आप सिंप्लीफाई करें तो H विल बी इक्वल्स टू म्यू V। ओके, अब V के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, H के बारे में भी कुछ नहीं पता। इसका मतलब इस इक्वेशन को, हाँ ये है कि म्यू हमें पहले से गिवन है, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। 0.4 ऑफ V आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। तो आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, नाउ अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों कंडीशंस लगाएंगे 1 बाय 1, सही है। सो अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, बट आपको पता है कि फर्स्ट कंडीशन की इटसेल्फ दो
स्टेप्स हैं या दो स्टेट्स हैं, एक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो फॉर हॉरिजॉन्टल, सही है, जिसकी कंडीशन बनती है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस जितनी भी इधर फोर्सेस हैं सबको आपने यहाँ पे सम कर देना है। तो दो फोर्सेस आपको नज़र आ रही होंगी, आर विच इज़ रिएक्शन ऑफ वॉल, एच विच इज़ रिएक्शन ऑफ फ्लोर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने एच को ऐड कर देना है आर। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ समझनी है कि एक्सिस पे काम कर रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है आप एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होता है, किस डायरेक्शन में, और नेगेटिव किस डायरेक्शन में होता है। तो एच की अगर मैं डायरेक्शन देखूँ, इट इज़ टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस, सही है। और आर को मैं देखूँ तो इट इज़ नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब आर के साथ आपको नेगेटिव मेंशन करना पड़ेगा। तो आर को अगर मैं शिफ्ट कर दूं बराबर में तो आर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। यानी इस बात का मुझे ये कंफर्म हो गया कि एच और आर आपस में बराबर है, सही है भाई। बट अगेन मुझे इसकी कंडीशन ही नहीं पता कि सर ना एच पता है ना आर, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। सही है भाई, ये है इक्वेशन नंबर 2। 1 हम जहाँ पे हमने एच और वी को इक्वेट किया था साथ में, और ये है सेकंड इक्वेशन, सही। ओके, फर्स्ट कंडीशन की जो सेकंड टाइप है वो है फॉर वर्टिकल, यानी कि वाई एक्सिस, जिसको आप कहते हैं वाई एक्सिस। ये हो जाता है समीशन एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो आप गौर कर सकते हैं वाई एक्सिस पे दो चीज़ें हैं, एक है वेट और एक है वी, यानी कि वर्टिकल रिएक्शन ऑफ फ्लोर। सो अगेन आपके पास v प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो आपको वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, इट मीन्स आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा। और साथ ही साथ आप वेट को बराबर में शिफ्ट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। यानी वी और डब्ल्यू, जैसे एच और आर इक्वल हुए थे, वी और डब्ल्यू इक्वल हो गए। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आपको डब्ल्यू की वैल्यू पता है, विच इज़ 50 न्यूटन। इसका मतलब ये हो जाएगा सर कि हमें डब्ल्यू की वजह से वी भी पता चल गया। तो v की वैल्यू हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये यूज़ करनी होंगी इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 याद है हमें, इक्वेशन 1 में h इज़ इक्वल्स टू 0.4 ऑफ v था, तो हमें उसके अंदर इसको पुट कर देना। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, h इज़ इक्वल्स टू 0.4 ऑफ v, सही है। h इज़ इक्वल्स टू 0.4 इंटू 50, बिकॉज v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 20 न्यूटन। तो हमारे पास h और v दोनों सिंप्लीफाई हो गए, दोनों की वैल्यूज हमें पता चल गई। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें h और v की वैल्यू पता चल गई। बट अभी हमें मालूम करना है थीटा। तो थीटा के लिए मुझे सेकंड कंडीशन का सहारा लेना पड़ेगा, सही है। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करने का तरीका किस तरह से होगा, तो हम पहले डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस ऑब्वियसली करेंगे। चेंजेस मीन्स हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियरली देखनी होंगी, कहाँ पे क्या लगाना है हमें। तो सेकंड कंडीशन तो हमें पता है कि सेकंड कंडीशन आपके पास होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज़ समेशन टॉ इक्वल्स टू 0, ये होती है सेकंड कंडीशन। तो बेसिकली हमें ये देखना होगा कि टॉर्क कौन कौन से फोर्सेस की वजह से लग रही है। लेकिन टॉर्क जनरेट करने का एक ही वाहिद तरीका है कि आपको पहले एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ पे बॉडी
अपने पिवट को अज्यूम करें और देन रोटेट करें, तो हमेशा हम पिवट इस जगह पर बनाते हैं जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो रही होती है, रिएक्शन लग रहा होता है, जिसको हम अभी फ़िलहाल पॉइंट ए कह सकते हैं। यानी कि हम पॉइंट ए को यहाँ पे बना देंगे पिवट। सही है, तो आप लिख के बता सकते हैं कि लेट पॉइंट ए एज अ पिवट ऑफ लैडर। सही है, पिवट का मतलब है ये पॉइंट तो यहाँ पे एच और वी की वजह से लैडर को मूव नहीं करा सकेंगे। सही है, अच्छा जी, अब दो फोर्सेस रह गई हैं विच इज़ आर एंड डब्ल्यू। यही दो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से लैडर मूव कर सकता है। सही, आर की वजह से लैडर कहाँ मूव करेगा, तो हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आर की वजह से अगर आप गौर करें तो लैडर मूव करेगा इस डायरेक्शन में विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और ये कहलाती है पॉजिटिव डायरेक्शन। और डब्ल्यू की वजह से लैडर आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा विच इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि नेगेटिव होती है। इसका मतलब टॉर्क फॉर आर पॉजिटिव होगा, टॉर्क फॉर डब्ल्यू आपके पास नेगेटिव होगा। ओके, तो मैं अगर टॉर्क फॉर आर प्लस टॉर्क फॉर डब्ल्यू इक्वल टू 0 लिखूँ तो यहाँ पे आके आपकी इक्वेशन फुलफिल हो जाती है। मैंने एच और वी के लिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, वहाँ पे पिवट से कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। सही, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, डायरेक्शन डिफरेंट है तो आपको नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा। सही है, नेगेटिव साइन दिखाने के बाद अब आप क्या करेंगे भाई, इसको ओपन करेंगे। सही, असल काम हमें ओपन करने का है। पहले मैं इसको एक और सिंप्लीफिकेशन से गुजार देता हूँ, नेगेटिव टॉ डब्ल्यू को पॉजिटिव बना देता हूँ, तो आपके पास ये एक बड़ी सिंपल सी फॉर्म बन जाएगी दैट टॉ आर इज इक्वल टू टॉ डब्ल्यू। सही, इसको आपने याद रखना है। ओके, तो टॉ आर विल बी इक्वल टू टॉ डब्ल्यू। अब देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, इसको ज़रा सा देख लेते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। सही है, फोर्स तो अगर मैं आर के लिए काम कर रहा हूँ तो आर इज़ अ फोर्स, वेट के लिए काम कर रहा हूँ तो वेट इज़ अ फोर्स। व्हाट इज़ मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म अगर आपको डेफिनेशन याद हो, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेरे ख्याल से हमें कहाँ नज़र आ रहा है? क्या ए से लेकर बी तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? बिल्कुल भी नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, पिवट तो ये रहा। सही है, पिवट जहाँ पे अभी मैंने टिक किया है ये है पिवट। पिवट तो ये नज़र आ गया मुझे। पिवट से वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा लाइन ऑफ एक्शन तक का? तो भाई ये है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है जिस एक्सिस पे फोर्स लगाई जा रही है, तो ये तो इस एक्सिस पे फोर्स लगाई जा रही है, इसका मतलब दिस इज़ दी मोमेंट आर्म। मैं एरो मिटा दूँ पहले ताकि वो समझ में आ जाए। दिस इज़ द मोमेंट आर्म। ओके, दिस इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन। तो इस पॉइंट तक आपके पास जितना भी डिस्टेंस बनेगा ये है आपके पास मोमेंट आर्म। तो इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। हमारे पास सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, मैं इसको ए बी सी डी ई एफ लिख देता हूँ। इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं, ओ लिख दीजिए। सही है, एक्स लिख दें, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो आपके पास ये मोमेंट आर्म आ गया। ओके, लेकिन आप गौर करें कि ये मोमेंट आर्म बेसिकली एक ऐसे ट्रायंगल से बना है जो कि आपके पास लैडर की वजह से बन रहा है। तो लैडर इज़ बेसिकली रिजल्टेंट, एंड आपको जो एफ पी नज़र आ रहा है और आपको ए एफ नज़र आ रहा है, दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैडर। ओके, हमेशा एंगल
आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बनता है और जहाँ से एंगल बन रहा होता है वो हो जाती है बेस, यानी कि आर वाली लाइन जो है एफ पी, दिस इज़ बेस। मैं यहाँ कोने पर लिख देता हूँ और उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर जो कहलाता है वो परपेंडिकुलर ही कहलाता है, दिस इज़ परपेंडिकुलर। ओके, इसकी बात होगी, ये इसकी बात होगी, सही। ये थोड़ी सी सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन यही वाली है, इसको समझ लिया आपने तो आपका लैडर वाला न्यूमेरिकल फुलफिल हो जाएगा। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ए एफ है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है साइन थीटा, और क्योंकि ये लैडर का कंपोनेंट है, लैडर की लेंथ कितनी है, लैडर का नाम क्या है, एल, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। लैडर इज एल और उसका कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है वो एल साइन थीटा के लिए, सही है। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो देखें आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर आर, वो क्या होगा, आर इज़ अ फोर्स, एफ तो आएगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। सो मोमेंट आर्म इज़ ए एफ, ए से एफ इज़ द मोमेंट आर्म ऑफ आर। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए एफ आपके पास वर्टिकल या कह सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसका, ट्राइंगल ए एफ बी का। ओके, तो आप लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए एफ बी, ए एफ इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। ओके, सो आर का जो कंपोनेंट बन जाएगा, आई मीन आर का जो फॉर्मूला बन जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। ओके, मैंने इक्वल्स टू के सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करा है अभी आपके लिए, ताकि इसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान हो जाए। ओके, फॉर टॉ डब्ल्यू, अब टॉ डब्ल्यू के लिए ऑब्वियसली फोर्स तो डब्ल्यू ही है। ओके, बट हमें मोमेंट आर्म कैसे मिलेगा, एग्जैक्टली वैसे मिलेगा जैसे ऊपर हमें आर के लिए मिला था। तो अब डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू इज़ डाउनवर्ड, तो खैर फोर्स तो मुझे डब्ल्यू ही पता है, बट अगेन क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ए सी ई, जिसकी वजह से डब्ल्यू जिस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, बिकॉज वही वाली बात, आपके पास जो मोमेंट आर्म होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रहा है वो है ए से ई तक, आपको नज़र आ रहा है, ये वाली मैंने लाइन भी ड्रॉ करी है आपके लिए, सही है। ए से ई तक वाली कंडीशन में मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही इसका मोमेंट आर्म है। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म आपके पास क्या हो जाएगा, ए ई। अब ए ई अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ए सी ई क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ए सी, ए सी इज़ हाफ ऑफ लैडर, यानी अगर फुल लेटर एल है तो हाफ ऑफ लेटर एल अपॉन टू हो जाएगी। ओके, यानी एल अपॉन टू के लिए आप उसके कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो दिस इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट एल अपॉन टू साइन थीटा, मेरे ख्याल से विच इज़ नॉट सूटेबल टू यूज़, एंड दिस इज़ एल अपॉन टू कॉस थीटा। तो मुझे जो साफ नज़र आ रहा है वो एल अपॉन टू कॉस थीटा को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है आपके पास, क्या, जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है। तो बेसिकली फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ई आपके पास ए ई किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ एल अपॉन टू कॉस थीटा। देखा आपने, टॉ आर और टॉ डब्ल्यू दोनों के लिए हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो आपके पास फाइनली डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एल अपॉन टू कॉस थीटा। तो अब इन दोनों को इक्वेशन के अंदर इक्वेट कर दो। तो टॉ आर हमने फाइंड आउट किया था आर इंटू एल साइन थीटा, और टॉ डब्ल्यू हमने फाइंड आउट किया था डब्ल्यू इक्वल्स टू एल अपॉन टू कॉस थीटा। ओके,
अच्छा, सिमिलरली हमें कुछ चीज़ें पहले से पता थी तो हम कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे मुझे लेंथ L और यहाँ से L कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने नोट किया था कि R और H इक्वल है, जबकि हमने H को जो फाइंड आउट किया था वो 20 न्यूटन किया था। सही है, ये आपको याद होगा। तो ऑब्वियसली R भी आपके पास 20 हो जाएगा, तो R की जगह पे आप 20 पुट कर दीजिए। साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, W आपके पास है 50, और क्योंकि L कैंसिल हुआ तो डिवाइड में 2 मौजूद है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। सेट है। ऑब्वियसली 2 से 50 को आप कैंसिल करेंगे तो 25 रह जाएगा। इसको मज़ीद एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन और कॉस को एक जगह कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। ओके, और 20 उस तरफ जाकर हो जाएगा 25 अपॉन 20। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे। साइन अपॉन कॉस होता है 10, और 25 अपॉन 20 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.25। थीटा निकालने के लिए ऑब्वियसली आप 10 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा 10 इनवर्स 1.25। और जब आप 10 इनवर्स निकालते हैं 1.25 का, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाता है 51.3 degrees. So this is the angle which is minimum angle, which is need to rest the ladder on the floor without slipping. Okay, so तो जहाँ कॉम्प्लिकेशंस थी मैंने वहाँ पे बहुत स्लोली बहुत सारी चीज़ों कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जितना इजी हो सकता था मैंने इसको इजी करके समझाया है। सो ये है आपके पास लेटर की कुछ हद तक डेरिवेशन और लेटर की न्यूमेरिकल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।